मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और पिताजी टेम्पू चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कि कक्षा 4 में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। और क्योंकि मैं बहुत हसीन और खूबसूरत थी, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए टोक दिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे ये कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहाँ मैं रानी बनकर रहूं। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 20,000 रख दिए। मेरी माँ और पिताजी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। खैर, अगले 3 महीनों में ही मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी कि उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो एक बहुत अच्छी औरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रख कर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति विवेक कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तरफ करने लगा और विवेक ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 17 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला विवेक बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। विवेक की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत साधारण सी औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और विवेक को गए हुए 4 साल हो गए। मेरे पति विवेक बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूर पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाजें आती। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि कहीं मैं तो पागल नहीं होती जा रही। आधी रात को मुझे सास के कमरे में लड़कियों की चीखों की आवाजें आती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वो लड़कियां सुकून से सो रही होती। एक दिन चीखों की आवाज इस कदर तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह फना होने लगी। छत पर तो वो लड़कियां मैं खाने की तैयारियां में व्यस्त थी। जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर मुझसे कहने लगी कि सोनम, ये लड़कियां आज हमारे साथ ही खाना खाएगी, तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो। सास की ये बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर ये लड़कियां हैं कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वो मासूम लड़कियां 10 से 12 साल के बीच की उम्र की थी। सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि ये अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई तो मैं इनके लिए आज अच्छा सा खाना बनाऊं। ये आज पेट भरकर खाना खाएगी, पता नहीं बेचारी कब से भूखी है। सास के ये शब्द सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो एक अच्छी औरत थी और हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटा कर हम बैठ गए। वो लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थी। वो इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितने तकलीफ से पालते हैं, पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। खाने से निपटकर मैंने सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी ही भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी सांस के
शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई थी, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर से मेरी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो ये आलम था कि छोटी लड़कियां ज़मीन पर ही लेटकर सो चुकी थी। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। पूरा दिन सूरज की तेज धूप से आंगन तपता रहा था। उस समय ही कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वो लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर सो रही थी। उन्हें यूं जमीन पर लेटा हुआ देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन उनके करीब गई और उन्हें जाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी सास ने मुझे कहा कि इन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेगी। सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर दूसरे मुल्क में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था और मेरे और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। मेरा पति पिछले 6 महीने से विदेश बाहर गया हुआ था। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वो रोने की आवाज़ लगातार ही बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वो अनाथ लड़कियों तो नहीं? ये सवाल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों को जो इतना सिसक कर रो रही थी? सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वो उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना ही वो लड़कियां रो रही थी। वो तीनों तो सास के बिस्तर पर आराम से सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो हो? इस समय तक जाग रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने के लिए आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे ये बात बहुत सता रही थी कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये राज क्या है। सुबह का समय होने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता है? जब मैंने देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाजे खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर था। फिर मेरी सास को देखकर वह फकीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों का पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास उन लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन लड़कियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे ये हुई कि वो बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थी और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कहा और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने मुझे तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूंगी, तुम कुछ और काम कर लो। वो दिन भी बाकी के दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सास पर भी तो शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और ये कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वो घर लौटी तो उनके साथ 3-4 लड़कियां थी। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने मुझसे कहा, सोनम, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी जरा मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर से मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया कि वो लड़कियां काफी चुप चुप सी है। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएँ मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती है। आज खाना ज्यादा बन गया था। आज मेरे भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने का मन किया। मैं खाना
खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज नहीं है बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए ही बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थी। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना सोनम, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा, जल्द ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी 30 मिनट ही हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाजें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी, मुझे लगा कि कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। जब दरवाजा खोला तो सास जमाई लेती हुई खड़ी थी। मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी, बहू क्या हुआ, क्यों दरवाजा पीट रही हो, क्या सुबह हो गई है? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाजें आ रही है। मेरे सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही है। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे फिर वही आवाजें आने लगी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वो आवाजें आना बंद हो जाती। क्या ये मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वह फकीर फिर से दरवाजे पर आया था। सास ने उन लड़कियों को उठाया और उस फकीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने एक और की थी कि ये लड़कियां भी डरी सहमी सी थी। न जाने वो लड़कियां किस चीज से डरी हुई थी। वो फकीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। ये तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियां को लेकर आती है और कहती है लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो वो खुद खाती है और ना ही मुझे खाने देती है। रोज इसी तरह की आवाजें आती, लेकिन मैं कमरे में जाकर देखती तो कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थी। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज इन चीजों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जान कर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती हैं, लेकिन मैं ये पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं चल सका था कि लड़कियां क्यों चीखती रहती है और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। आज भी सास 3 लड़कियों को लेकर आई थी। कमरे में उसी तरह चीखने की आवाजें आने लगी। मैं उस समय दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आखिर ये मामला क्या है? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक लड़की पंखे से लटकी हुई थी, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 2 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। ये सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरा दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की की माँ का है। ये 11 साल की बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी कि इसकी सौतेली माँ उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर ये अपनी जान नहीं देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुर्म से बचने के लिए खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया, तभी वो फकीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फोन में उसे रिकॉर्ड कर ली। वो दोनों फकीर उस मुर्दा बच्ची और तीनों को अपने साथ ले जा रहे थे। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सास ये देखकर चौंक गई। सास इधर उधर घूमने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उन फकीरों को पकड़ लिया था। सास ने भागना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही औरत है जो इतनी धार्मिक बनती है। आखिर में पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदा अंदाज में मुझसे कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकी
धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का ताल्लुक एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को अगवा करके उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़कर लेकर आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे कि वो सो जाती थी। वो उन लड़कियों को मारती पीटती और धमकी देती कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वो लड़कियों को अपने साथ ले जाता, किसी की आंख फोड़ देता तो किसी का हाथ काट देता तो किसी की टांग काट देता था, जिससे वह मोहताज बन जाएं और उन्हें ज्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वह फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है, इसलिए उसने पंखे से लटक कर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरी ही सास है जो ये खेल भी खेल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।